नमस्ते विद्यार्थियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा फिर से उपस्थित हूँ। चर्चा चल रही थी कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र पर। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के भाग ब में काव्य शास्त्र पर हमने चर्चा की। पिछले वीडियो में हमने देखा काव्य गुण पर चर्चा करने के बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे काव्य दोष कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में, जहां एक अंक का प्रश्न है। जो मेरे साथी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके काव्य दोष नामक एक प्रकरण है पूरा, जिसमें तरह तरह के काव्य दोष हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि यह वीडियो हम विशेष रूप से कक्षा 12वीं को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, इसलिए हम मुख्य काव्य दोषों पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे किस प्रकार के काव्य दोषों से संबंधित प्रश्न अब तक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने यदि अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य दोष। सर्वप्रथम तो हमें यह देखना है काव्य दोष कहते किसे हैं। काव्य दोष की एक परिभाषा प्रश्न पूछा जा चुका है। पिछले ही प्रश्न पत्र में 2019 में प्रश्न पूछा गया काव्य दोष किसे कहते हैं। पहले प्रश्न पूछा गया 2018 में क्लिष्टत्व दोष का लक्षण या परिभाषा लिखिए। अब काव्य दोष कितने होते हैं? काव्य गुणों की तरह यह संख्या निश्चित नहीं है कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, काव्य दोषों के प्रकार निश्चित है, लेकिन आपको इस तरह का प्रश्न ऐसे पूछा नहीं जाएगा। आपको प्रश्न पूछा जाएगा सीधा काव्य दोष, किसी एक विशेष काव्य दोष का नाम देकर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो काव्य दोष किसे कहते हैं। जिस प्रकार हमने काव्य गुण की परिभाषा देखी, ठीक वही परिभाषा काव्य दोष की भी देखते हैं। सबसे पहले एक परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा कह दीजिए, चाहे लक्षण कह दीजिए काव्य दोष का। छोटी सी परिभाषा हो गई। रस का अपकर्ष करने वाले, रस का उत्कर्ष करने वाले काव्य गुण होते हैं। हमने देखी थी काव्य गुण की परिभाषा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः। वे धर्म जो काव्य की शोभा करते हैं। एक तो काव्य की शोभा करते हैं वो काव्य गुण होते हैं, और काव्य का अपकर्ष, रस का अपकर्ष करने वाले, किसी भी कविता के आनंद में बाधा पैदा करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आपको सीधा उत्तर लिखना होता है कि रस का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि काव्य दोष का प्रश्न और कैसे कैसे पूछा जा सकता है। आपको काव्य दोषों में अलग अलग काव्य दोषों के भेद से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। हम ये चर्चा नहीं करेंगे कौन सा रस दोष है, कौन सा शब्द दोष है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को नहीं पूछे जाते। तो हम बिना समय गंवाए सीधा ही देखते हैं पहला काव्य दोष। कोई क्रम निर्धारित नहीं है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, लेकिन हम विविध प्रकार के काव्य दोषों पर चर्चा करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि काव्य दोष से संबंधित 2 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया था क्लिष्टत्व दोष की परिभाषा। 2019 के अंदर अर्थात पिछले सत्र में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था काव्य दोष किसे कहते हैं। जो परिभाषा हमने लिखी ना, सीधा प्रश्न आया था। इस बार हम लोग काव्य दोष की परिभाषा से संबंधित प्रश्न न पूछा जाए क्या पता, लेकिन काव्य दोषों में किन किन काव्य दोषों पर चर्चा की जा सकती है। पहला काव्य दोष हम देखते हैं जिसमें नाम लिखते हैं श्रुति कटुत्व दोष। नाम आपके लिए नया हो सकता है, हमने वर्ष पर्यंत इसको पढ़ा भी है। श्रुति कटुत्व काव्य दोष। श्रुति का मतलब होता है सुनना, कान, सुनने में जो कटु लगे, अर्थात कोमल रसों के अंदर। देखिए काव्य दोष कब बनता है, वे वर्ण जो कोमल रसों में प्रयोग नहीं होने चाहिए और वहां होते हैं, तब वो श्रुति कटुत्व दोष पैदा कर देते हैं। जैसे हमने बात करी थी टकार डकार रेफ युक्त जो वर्ण होते हैं वो जहां ओज गुण से संबंधित रचनाएं हैं वहां होने चाहिए, लेकिन जब श्रृंगार रस की या करुण रस की अर्थात कहते हैं कोमल रसों से युक्त जो रचना होती है उसमें जब कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग होता है तो वहां
श्रुति कटुत्व दोष पाया जाता है। एक छोटी सी परिभाषा हम लोग निर्मित करते हैं। यह हो गई एक परिभाषा। जो चीज जहां होनी चाहिए वहां वो गुण होती है, लेकिन जो चीज जहां नहीं होनी चाहिए वो वहां दोष पैदा कर देती है। यही चीजें अगर यहां रस होते, कौन से, वीर, रौद्र, भयानक, विभस आदि रस होते, और वहां कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग होता तो वो कर्ण कटु नहीं होते, वहां वो कर्ण प्रिय हो जाते। तो इसलिए अब कर्ण कटु वर्ण कौन से, टकार डकार रैफ युक्त संयुक्त वर्णों का प्रयोग जब कोमल रसों में हो जाता है तो वो कौन सा रस पैदा करते हैं, श्रुति, कौन सा दोष पैदा करते हैं, श्रुति कटुत्व दोष पैदा करते हैं। कैसे, उदाहरण देते हैं हम लोग। देखिए, कृष्ण और सुदामा का जो मिलन है वो मित्रता की एक मिसाल है। वहां एक उदाहरण कवि लिखता है कि कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के, कटर कटर। अब चावल खाने की जो प्रक्रिया हो रही है उसकी आवाज को लिख दिया कटर कटर। देखिए, रस बड़ा ही मधुर था, वहां रस जो पैदा हो रहा था वो करुण रस था, लेकिन करुण रस के अंदर इस प्रकार की बात लिख देना। बहुत छोटा सा उदाहरण लिखवा रहा हूं मैं आपको। ये कारण हो गया। हमने कहा था आपको कि टकार और डकार युक्त वर्णों का प्रयोग कोमल रसों में नहीं होना चाहिए। उदाहरण लिख देना आप इतना, कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के, और आपका इतने से काम चल जाएगा। अगर आपको उदाहरण पूछा जाता है तो सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है श्रुति कटुत्व दोष किसे कहते हैं, तो श्रुति कटुत्व दोष की परिभाषा सीधी आप लिख दीजिएगा। उदाहरण पूछा जाता है तो आप सीधा उदाहरण लिख दीजिए, इतने से हमारा काम चल जाता है। श्रुति कटुत्व दोष से संबंधित प्रश्न का यही निराकरण है। अब हम बात करते हैं एक नए काव्य दोष की। अब देखते हैं अगला जो काव्य दोष पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो है ग्राम्यत्व दोष। ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग जहां जिस काव्य में होना चाहिए वहां तो वो काव्य गुण होता है, लेकिन जहां ग्रामीण बोलचाल के जो शब्द होते हैं जो ग्रामीण परिवेश में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन काव्य में जब उन शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो वो काव्य दोष पैदा कर देते हैं। कैसे, इसको भी देखते हैं। परिभाषा लिखते हैं पहले ग्राम्यत्व दोष की। लिखा हमने कि जहां काव्य में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो और वह रस का अपकर्ष करे, वहां ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है। ग्राम्यत्व दोष पाया जाता है। यह हो गई एक परिभाषा। ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग जहां होना चाहिए वहां तक ठीक है, लेकिन जहां नहीं होना चाहिए वहां ग्रामीण बोलचाल का शब्द प्रयोग में आ जाए वहां अपकर्ष होगा रस का, और ऐसी स्थिति में वहां ग्राम्यत्व दोष पाया जाएगा। उदाहरण, बड़ा सरल सा उदाहरण है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखिए क्या उदाहरण लिखा है कि मूंड पर मुकुट बिराजत गोपाल के। मूंड राजस्थानी भाषा का शब्द है, चेहरे के लिए, मुंह के लिए मूंडा शब्द प्रयोग में लेते हैं। अब वो देहाती बोलचाल का शब्द है मूंड, जबकि मुख होना चाहिए। साहित्यिक शब्दावली का जो प्रयोग करते हैं तो वहाँ मुख होना चाहिए। सिर लिख देते हैं, मुख लिख देते हैं तब तक ठीक है, लेकिन उसके लिए मूंड शब्द काम में ले लिया। इस शब्द के कारण यहाँ कौन सा दोष हो गया, ग्राम्यत्व दोष। देहाती बोलचाल का शब्द है। जैसे एक उदाहरण और लिखवाता हूं मैं आपको, कैसे देखिए, जटोला शब्द। हम जिस पलंग पे सोते हैं, आप कह दीजिए वो जो पलंग होता है उसको जब वो ढीला हो जाता है उसे कहते हैं जटोला, जिसके अंदर आदमी पूरा घुस जाता है, उसे जटोला शब्द कहते हैं। ग्रामीण बोलचाल में उसको जटोला कह सकते हैं, लेकिन साहित्यिक शब्दावली में जहां हम काव्य पंक्ति लिख रहे हैं, काव्य रचना कर रहे हैं, और वहां हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो वहां ग्राम्यत्व दोष होगा। यहाँ ये कहीं भी किसी भी दृष्टि से उचित शब्द नहीं है। इसलिए लिखा पड़े झटोले में रहे नींद ना आई राती, कि रात भर झटोले में पड़े रहे नींद नहीं आई।
इसलिए यहां कौन सा दोष हो गया? देखिए शब्द ही है ये भी ग्रामीण बोलचाल का शब्द है, ये भी ग्रामीण बोलचाल का शब्द है, इसलिए यहां पर ग्राम्यत्व दोष पाया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ग्राम्यत्व दोष से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाएगा तो हम ग्राम्यत्व दोष की परिभाषा भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आपको एक उदाहरण आप लिख दीजिए, आप दूसरा उदाहरण लिख दीजिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई सरल सा उदाहरण याद हो, आप अपने हिसाब से उस उदाहरण को भी काम में ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं एक नया दोष। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक दोष लिखते हैं च्युत संस्कृति। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको, च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष कहां पाया जाता है उसको देखेंगे। पहले च्युत संस्कृति दोष की एक परिभाषा लिखते हैं। च्युत का मतलब होता है गिरना, संस्कृति यानी संस्कृत से बना है संस्कृति शब्द, सम धन क्री धातु से, अर्थात जो संस्कृत के या व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्द हो। कुछ प्रत्यय कुछ शब्दों के पीछे लगते हैं, कुछ शब्दों के पीछे नहीं लगते, कुछ शब्दों की बनावटी अलग होती है। हाँ, वहां व्याकरण के नियमों को भंग करके उस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे शब्द है सौंदर्य, अब सौंदर्य के पीछे ता प्रत्यय नहीं लगता, लेकिन हम लिख देते हैं मान लो सौंदर्यता। तो ऐसा शब्द ढूंढना है, हालांकि हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो सीधा उदाहरण लिखना है, लेकिन परीक्षा के पैटर्न में कई बार हमें उदाहरण देकर पूछ लिया जाए। मान लो इस बार आपको कोई उदाहरण देकर पूछ लें और आपसे कह दें कि इस उदाहरण में निहित काव्य दोष की परिभाषा लिखिए, तो वहां हमें पंक्ति में क्या ढूंढना है? हमें पंक्ति में ढूंढना है एक ऐसा शब्द जो शब्द गलत हो, व्याकरण की दृष्टि से गलत हो। यह ध्यान देने की बात है, वो शब्द अशुद्ध होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, तो वहां च्युत संस्कृति दोष पाया जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण लिखवाता हूं। अब शब्द देखिए, लावण्य शब्द था, लावण्य पहले से यह प्रत्यय लगा हुआ है, अब उसके पीछे ता, सौंदर्य ता, लावण्य ता, ऐसा होता नहीं है। य के बाद ता नहीं लगेगा, बस इतना ही ध्यान देने की बात थी। तो इसलिए अपने को एक उदाहरण याद रखना है कि फूलों की लावण्यता देती है आनंद, जबकि उदाहरण होना चाहिए था फूलों का लावण्य देता है आनंद, ऐसे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें बहुत छोटा सा उत्तर लिखना है। बस हमारे जानकारी में होना चाहिए कि च्युत संस्कृति दोष कहाँ पाया जाता है। कितने दोषों पर बात करी? श्रुति कटुत्व पर बात कर ली हमने, ग्राम्यत्व पर बात कर ली, और अब बात करी है च्युत संस्कृति। च्युत संस्कृति वहाँ होता है जहाँ व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्द बना दिया जाए और उस शब्द का काव्य में प्रयोग कर दिया जाए, वहाँ च्युत संस्कृति दोष पाया जाता है। हम और उदाहरण देखेंगे च्युत संस्कृति दोष के। देखते हैं पहले एक नया काव्य दोष। 3 काव्य दोष हम लोगों ने पढ़ लिए, चौथा काव्य दोष देखते हैं जिसमें हम देखेंगे अक्रमत्व। अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व दोष कहां पाया जाता है? अक्रमत्व दोष पढ़ना शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व दोषों को साथ में समझना चाहिए। कैसे? कि अक्रमत्व दोष कहाँ होता है और दुष्क्रमत्व दोष कहाँ होता है। हमने च्युत संस्कृति दोष के बारे में बात की, वहाँ एक शब्द की रचना, शब्द की बनावट गलत थी, लेकिन अक्रमत्व दोष कहाँ होगा? इसका संबंध भी व्याकरण के क्रम से है। वाक्य में हर चीज का अपना अपना पद का स्थान निर्धारित होता है। कौन सा पद कहाँ आएगा, कर्ता कहाँ आएगा, कर्म कहाँ आएगा, क्रिया कहाँ होगी, वो सारी चीजें निर्धारित होती है। लेकिन यदि उसका क्रम भंग हो जाए तो नियम विरुद्ध जब पदों का क्रम भंग हो जाएगा, व्याकरण के नियमों को जहां पर ध्यान में नहीं रखा जाएगा और पदों का क्रम जहां भंग हो जाएगा, वहां अक्रमत्व दोष होगा। लेकिन दुष्क्रमत्व दोष कहां होगा? कई बार जब हम ध्यान से किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं तो हमें लगता है पूछा तो अक्रमत्व है, लेकिन हम लक्षण या परिभाषा दुष्क्रमत्व की लिख देते हैं। दुष्क्रमत्व कहां होगा? जहां लोक विरुद्ध क्रम निर्धारित कर दिया जाए, हर चीज का क्रम निश्चित है,
जैसे गति का क्रम है, तो गति किसकी तेज किसकी कम होती है ये निर्धारित है। जैसे सौंदर्य है, किसका कम किसका ज्यादा होता है ये एक निश्चित बात है। तो ये व्याकरण के क्रम को भंग कर दिया जाएगा, वहां अक्रमत्व दोष होगा, वो शब्दों का क्रम होगा। लेकिन शब्दों को हेर फेर करके जब लोक मर्यादा लोक शास्त्र के विरुद्ध क्रम निर्धारित कर दिया जाएगा, वहां दुष्क्रमत्व दोष होगा। खैर बात करेंगे हम दुष्क्रमत्व जब पढ़ेंगे, अभी इसके बाद में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अक्रमत्व दोष की एक परिभाषा एक लक्षण लिखते हैं। अक्रम, क्रम नहीं है, अ लगे ना, अ आगे, अ यानी नहीं, जो क्रम होना चाहिए वो क्रम नहीं। बस सार रूप में इतनी बात समझनी है कि शब्दों का जो क्रम होना चाहिए वो क्रम नहीं है, तो वहां अक्रमत्व दोष पाया जाता है। इसके लिए भी एक उदाहरण लिखते हैं। देखिए आप एक उदाहरण लिखा हमने, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। हम जानते हैं किसी भी वाक्य में है के बाद कुछ नहीं लिखा जाता है। विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, वाक्य ऐसे होना चाहिए था। लेकिन जब काव्य पंक्ति बनाते हैं, काव्योक्ति जब लिखी जाती है, तो उस समय उसको गद्य वाक्य की तरह नहीं लिखा जाता। कई बार शब्दों का क्रम वहां पर बदल दिया जाता है, तो वहां अक्रमत्व दोष होता है। काव्य दोष की दृष्टि से वहां अक्रमत्व दोष होता है। अब कैसे होना चाहिए था कि विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, तब वाक्य एकदम सही होता, क्योंकि शब्दों का क्रम एकदम सही है। जैसे मैं एक और उदाहरण दूं आपको, जैसे लिख देते हैं हम, लड़ते हैं रण में वीर डटकर। अब यह पंक्ति हो गई, लड़ते हैं रण में वीर डटकर। ऐसे यह क्रम सही नहीं है, लेकिन काव्य पंक्ति में कविता में यह क्रम ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन दोष की दृष्टि से यहां अक्रमत्व दोष होगा। कैसे? सही क्या होना चाहिए था कि वीर रण में डट कर लड़ते हैं। सबसे पहले आना चाहिए था वीर, फिर रण में, उसके बाद फिर डट कर, फिर आता लड़ते हैं। सही वाक्य तो यह होता कि वीर रण में डट कर लड़ते हैं, यह सही होना चाहिए था। लेकिन काव्य पंक्ति में ऐसे लिखा नहीं जाता। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने के लिए कई बार क्या करते हैं, शब्दों का क्रम बदल देते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से तो वो दोष होता है। जो व्याकरण है, भाषा विज्ञान जो है, वो तो यही कहता है कि यह काव्य दोष है, और वो काव्य दोष होता है अक्रमत्व। और उदाहरण देखेंगे। अक्रमत्व दोष पढ़ने के बाद मैं आपको फिर से बता दूं कि अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व में क्या फर्क होता है। अक्रमत्व में शब्दों का व्याकरणिक क्रम भंग होता है, और दुष्क्रमत्व में उसका लोक मर्यादा लोक शास्त्र के विरुद्ध क्रम लिख दिया जाता है। देखते हैं अगला काव्य दोष, दुष्क्रमत्व। इसको मिटाता हूं। दुष्क्रमत्व दोष 5 नंबर पर। हमने इससे पहले 4 दोष पढ़ लिए हैं। दुष्क्रमत्व दोष देखते हैं। दुष् का मतलब होता है बुरा, जो नहीं होना चाहिए वो। दुर या दुष् जब उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है हीन या बुरा, किसी भी चीज को कमजोर कर देने वाला। अब क्रम कौन सा होगा? व्याकरण की दृष्टि से था तब तो अक्रमत्व दोष था, यहां दुष्क्रमत्व दोष होगा। दुष्क्रमत्व दोष कैसे? देखिए आप, जहां काव्योक्ति में पहले परिभाषा लिखते हैं, एक लक्षण लिखते हैं इसका। जहां काव्योक्ति में दुष्क्रमत्व दोष
पाया जाता है, लोक मर्यादा भंग हो जाएगी। वो क्रम होगा जहां लोक मर्यादा भंग हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक सरल सा उदाहरण देता हूं। मैं आपसे कह दूं कि मुझे आप 5 रुपए दे दीजिए, आप कह दो नहीं भाई मैं 5 रुपए नहीं दूंगा, तो मैं कह दूं 10 रुपए दे दीजिए। 5 नहीं दे सकते तो 10 दे दीजिए। बताओ क्या ये बात लोक मर्यादा के विरुद्ध है या नहीं है? जो व्यक्ति 5 नहीं दे सकता उससे आप 10 रुपए मांग रहे हो। ऐसा बड़ा एक गजब का बड़ा सुंदर सा उदाहरण है, आप लोगों को मैं लिखवाता हूं और आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। उदाहरण देखिए, एक याचक एक राजा के पास जाता है और वो कहता है, उदाहरण में देखिए क्या कहता है कि नृप मोको हय दीजिए या दीजिए मत गयंद। बड़ा गजब का उदाहरण है कि नृप मोह को हय दीजिए या दीजिए मत गयंद। पहले छोटी चीज मांगी जाती है, बिल्कुल साफ छोटी चीज मांग ली, लेकिन छोटी चीज कोई ना दे तो उससे छोटी मांगी जाती है। लोक शास्त्र या नियम तो यही कहता है, मर्यादा तो यही कहती है कि कोई चीज 10 रुपए मांगो 10 ना दे तो कोई बात नहीं भाई 5 रुपए दे दीजिए। एक व्यक्ति क्या मांग रहा है कि नृप राजा मोको यानी मुझे हय दीजिए, हय नहीं होता है घोड़ा, कि हे राजन आप मुझे घोड़ा दे दीजिए, या दीजिए मत गयंद या फिर मत वाला हाथी दे दीजिए। मत नहीं मत वाला, गयंद नहीं हाथी, या तो आप मुझे हाथी दे दीजिए। अब आप बताओ जो घोड़ा नहीं दे रहा वो हाथी कैसे दे देगा? तो ये तो लोक शास्त्र या मर्यादा के विरुद्ध हो गया। इसलिए यह कहीं भी सही क्रम नहीं है। तो एक उदाहरण तो हो गया ये, हम एक और उदाहरण लिख देते हैं। एक बड़ा चर्चित बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है हनुमान जी का। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो संजीवनी बूटी लेकर के उस रफ्तार से आते हैं, उस गति से आते हैं। उस गति की तीव्रता को दिखाने के लिए कवि क्या लिखता है? कवि लिखता है मारुति नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। क्या क्या लिखा देखो। अब सबसे पहले खगराज आने चाहिए, खगराज पक्षीराज गरुड़। भाई गरुड़ की गति से ज्यादा फिर मारुत की गति सबसे तेज गति कहते हैं, मन की गति सबसे तेज होती है। तो इस क्रम में लिखना चाहिए ना, सबसे पहले कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, लेकिन यहां क्रम भंग कर दिया गया। सबसे पहले लिख दिया गया मारुत को फिर मन को। इसका मतलब क्या खगराज की गति यानी पक्षीराज की गति सबसे तेज है? ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए यह क्रम भी गलत है। और यह क्रम कैसे गलत हुआ? यह शास्त्र विरुद्ध लोक मर्यादा विरुद्ध गलत हो गया। यह ध्यान रखने की बात है। चलिए यह हो गया दुष्क्रमत्व दोष। एक और काव्य दोष पर चर्चा करते हैं। छठा दोष पढ़ते हैं, अप्रतितत्व दोष। कहां होता है अप्रतितत्व दोष? पहले परिभाषा बोलता हूं कि जहां काव्योक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो किसी शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दावली के शब्द हो और उनका जब काव्योक्ति में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां काव्य दोष बन जाता है। अप्रतितत्व, प्रतीति नहीं होती, अर्थ की जहां प्रतीति नहीं होती। वो शब्द इतना कठिन होता है कि जिसने वो शब्द पढ़ रखा है, जैसे योग साधना का शब्द है, जिसने योग साधना की पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रखी है उसको योग साधना का शब्द आएगा। जिसने रस शास्त्र पढ़ रखा है उसको ही वो शब्द समझ में आएगा। लिखते हैं हम लोग अप्रतितत्व काव्य दोष की पहले परिभाषा। जहां काव्योक्ति में शास्त्र विशेष के पाया जाता है। कैसे? देखिए, शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होगा। वो शब्द जो किसी शास्त्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं और यहां आ जाएंगे, उन शब्दों का
अर्थ वही व्यक्ति समझ पाएगा उस शब्द विशेष के कारण, ध्यान देना है, उस शब्द विशेष के कारण ही वहां अप्रतीतत्व, प्रतीति होना यानी अर्थ का पता चलना। अर्थ प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो शब्द का अर्थ नहीं आएगा तब तक उस काव्य पंक्ति का, काव्योक्ति का पूरा आनंद व्यक्ति नहीं ले सकता। जैसे उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण है हिय तल बसी दुख देत है, ये तेरे अनुभाव। अब आप देखिए, आप लोगों को लगेगा कि इसमें क्या काव्य दोष है। जिसने रस शास्त्र पढ़ रखा है, ध्यान देने की बात है, जिसने रस शास्त्र पढ़ रखा है उसको पता अनुभाव क्या होते हैं। वही व्यक्ति जानता है कि विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होते हैं। लेकिन यहां अनुभाव शब्द आने के कारण ये रस शास्त्र का, किसका, रस शास्त्र का, रस शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। हमने बात करी थी कि जहां पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है तो वहां कौन सा दोष पाया जाता है, अप्रतीतत्व दोष पाया जाता है। अब यहां अनुभाव शब्द आ गया, इस कारण यह रस शास्त्र का शब्द है और रस शास्त्र जिसको ज्ञान में होगा वही व्यक्ति जान सकता है। उदाहरण देखते हैं, और एक उदाहरण तो हमने देख लिया। यहां से मिटा देता हूं इसको, लिखते हैं नव पौरी पर दसम द्वारा तेही पर बाजी, राज घरियारा। अब ये पंक्ति है कबीर की। कबीर को योग शास्त्र का अच्छा ज्ञान था, योग शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हो गया। 9 पौरी कौन सी होती है, 10वां द्वार कौन सा होता है, राज घड़ियारा कौन सा होता है, ये सब पारिभाषिक शब्दावली है योग साधना की। 9 पौड़ी, फिर उसके बाद में 10वां द्वार, 10 द्वार कौन कौन से होते हैं। अब 10 द्वार किसको पता, जिसने योग शास्त्र नहीं पढ़ रखा उसको 10 द्वारों की जानकारी है ही नहीं। योग शास्त्र बताता है पहला द्वार ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर वहां राज घड़ियार, एक घड़ियाल लगा हुआ है जो बसता है, पता नहीं, ये अंदर की सारी बातें हैं। लेकिन ये सब बातें तो कौन जानता है, जिसने योग साधना पढ़ रखी है। योग साधना के पारिभाषिक शब्दावली प्रयोग हुआ है। आप तो एक सरल सा उदाहरण याद रखिए, हे तल बसी दुख देत हैं, ये तेरे अनुभाव, इतने से हमारा काम चल जाएगा। हमने मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपको निश्चित रूप से इनमें से ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा। काव्य दोष से संबंधित प्रश्न जब आएगा, ये मुख्य काव्य दोष है और इनमें से एक प्रश्न आपके इस बार की बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आने की संभावना है। आगे की वीडियो में हम लोग छंद और अलंकार प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से एक बार विदा लेता हूं। उम्मीद है आप लोगों को मेरे इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी और भविष्य में भी मिलती रहे। इसके लिए एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं जाते जाते कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।